नमस्कार। बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। बात करते हैं अनुराग जी से। अनुराग जी, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। और उत्तराखंड की राजनीति के रंग क्या है और कैसी है यहाँ पर चुनावी जंग? शुरुआत इसी बात से करूंगी अनुराग जी की हवा किस तरफ चल रही है? क्या लग रहा है आपको कि वो कौन सा ऐसा मुद्दा है उत्तराखंड में जिसको लेकर जनता दोबारा से भाजपा को लेकर सत्ता में आए? देखिए, पहाड़ों को और विशेष तौर पर देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड, मैं कहूँगा ये अपनी जवानी देश के लिए, कुर्बानी के लिए भी और देश के विकास और उत्थान के लिए भी लगाते हैं। और बहुत ईमानदार और मेहनती इस रूप में उत्तराखंड के लोगों को जाना जाता है। और जब चुनाव की बात कहूं तो सबसे बड़ा विषय तो ये आता है कि उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि अगर देश में मान सम्मान उत्तराखंड के सपूतों ने बढ़ाया है, उनमें से दो, अगर एनएसए की बात करूं तो अजीत डोभाल जी, और देश के पहले तो सीडीएस हुए वो स्वर्गीय विपिन रावत जी। ये बहुत बड़े नाम हैं उत्तराखंड से जिन्होंने देश के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। और मोदी जी ने भी अपनी सरकार में अगर देश की सुरक्षा में सबसे आगे किसी को चुना तो उत्तराखंड के हमारे इन नौजवानों को, मैं कहूंगा उन भाइयों को चुना है जिन्होंने लंबी सेवाएं देकर देश के लिए अपना योगदान दिया है। जहां एक और हमने ये किया, दूसरी ओर राहुल गांधी जी जब जाते हैं उत्तराखंड तो स्वर्गीय विपिन रावत जी का वो नाम भी भूल जाते हैं। ये अपने आप में फर्क दिखता है साफ कि किसकी सोच क्या है। यही नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति दूसरी तरफ जो करते हैं, उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है कि कोई कोटा की बात करता है, कोई उनके समय छुट्टी देने की बात करता है, कोई उसके नाम पे यूनिवर्सिटी खोलने की बात करता है, लेकिन कुल मिलाकर पीछे उनका वोट बटोरने का काम होता है। उत्तराखंड की जनता भोली हो सकती है लेकिन समझदार बहुत है। वो जानती है कि हम उत्तराखंड के विकास को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र से मोदी जी ने तो प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ने समय समय पर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए वो काम करने का काम किया है। और अब समय आया है उत्तराखंड की जनता को एक बार फिर कमल का फूल खिलाने का। तमाम कैंपेन को हम देख रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, डबल इंजन की सरकार पर जोर है कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष लेकिन इसी के उलट में मुद्दा बना रहा है। विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन में से एक इंजन को यहाँ 5 साल में 3 बार क्यों बदला गया, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसे रैलियों में नारे लगाए जा रहे हैं। इसका कुछ असर इस चुनाव पर बीजेपी के लिए चैलेंज के तौर पर आप देख रहे हैं कुछ? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उसको उत्तराखंड या बाकी राज्यों में जो कांग्रेस की हालत है, उस तरह की हालत नहीं है कि एक अनार 100 बीमार। जब हरीश रावत जी पंजाब के प्रभारी थे, वो घमासान आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है कि वहां पर पंजाब में कौन उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट होगा। उसके अलावा 3-3 लोग अपनी दावेदारी लग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर मुख्यमंत्री बदलने का काम भी किया गया तो आप देखिए किसी ने उफ तक नहीं की, क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं आपको कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूं। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता है, वो इतनी दूर से चलकर प्रधानमंत्री जी के पास आए और कहा कि अब समय आ गया है कि किसी और को अवसर देना चाहिए। उत्तराखंड में हमने एक नहीं 2 मुख्यमंत्रियों को बदलाव किया, एक बात उसकी बाहर नहीं आई। सबने कहा मैं नहीं, दूसरे कार्यकर्ता को अवसर दिया जा रहा है। एक युवा को चुना गया है, पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने जन जन तक जाकर पिछले 6 महीनों में दिखाया है कि उनकी नई ऊर्जा के कारण, इस युवा के कारण उत्तराखंड को कैसे आगे और विकास मिलने वाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड की जनता पहले से ज्यादा सीटें जिताकर पुष्कर सिंह धामी जी को एक बार फिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाएगी।
दशक उत्तराखंड का होने वाला है जब वो यहाँ पर आया और उन्होंने संबोधित किया। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी भी अब पहाड़ के काम आएगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन इसी का उलट नारा जो है, जो तमाम कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, चिकित्सा और शिक्षा, ये चार ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो सबके कैंपेन में दिखाई दे रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि कैसे होगा उत्तराखंड का ये दशक जबकि इन चार अहम मसलों पर सरकार अपने वादे नहीं पूरे कर पाई, ऐसा विपक्ष का आरोप है। देखिए, पलायन क्यों होता था, पानी और जवानी के जाने की बात क्यों होती थी? ये इसलिए होती थी कि कांग्रेस ने वर्षों वर्षों तक उस क्षेत्र की अनदेखी की। चाहे जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी होता था तब इसकी अनदेखी होती थी। उत्तराखंड का अस्तित्व कैसे आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। बगैर किसी आंदोलन के उस तरह से वो हुआ, बड़े शांत तरीके से। छत्तीसगढ़ भी बना, झारखंड भी बना, उत्तराखंड भी बना। वहीं जब कांग्रेस की बात की जाए, तेलंगाना बना तो पार्लियामेंट में, रीमा जी आप उस समय शायद थी और लंबे समय तक आप उसको कवर करती रही। आपने देखा होगा कैसे मिर्ची पाउडर से लेके बाकी उल्टी सीधी हरकतें कांग्रेस के ही सांसद करते थे तेलंगाना के बनने के अस्तित्व में आने पे। उसके बाद भी वो आंदोलन बाद तक खत्म नहीं हुए, आज तक भी वो शांत नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को उसका हक भी दिया, एक नया राज्य की स्थापना भी की और उत्तराखंड में इंडस्ट्री आए। उस समय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी। मैं बात कर रहा हूं 1 दिसंबर 2002 की। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। औद्योगिक पैकेज पहाड़ी राज्यों को देने का काम किया। आज उत्तराखंड में जितनी इंडस्ट्री है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। और अब जब मोदी जी की सरकार आई, 4 धाम की सड़कों की बात हो, 3 नए मेडिकल कॉलेज की बात हो, एम्स की स्थापना करने की बात हो, नए पनबिजली परियोजनाओं की बात हो, और यहां तक कि शंकराचार्य जी की मैं बात करूं या केदारनाथ जी के मंदिर का सौंदर्यकरण की बात हो, ये रिकॉर्ड समय में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे जब यहां पर आपदा आई, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कहा था कि मैं उत्तराखंड में काम करना चाहता हूं, वहां के पुनर्वास के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां पे मैं करना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात का उनका एक अनुभव रहा था। जब वहां पर भूकंप आया था उसके बाद उन्होंने शानदार काम वहां पर किया, आपदा के समय भी मदद करने का काम किया। लेकिन केदारनाथ के सौंदर्यकरण के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए भी उस समय की कांग्रेस की सरकार ने मना किया था। लेकिन शायद मोदी जी के ही हाथों में लिखा था कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना था और वहां पर काम करना था। अभी कुछ ही महीने पहले मोदी जी ने उसका उद्घाटन भी किया, देश को समर्पित और दुनिया को समर्पित भी किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमने उत्तराखंड के लिए पलायन को रोकने के लिए वहां पे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे की बात हो, हवाई पट्टियों की बात हो, ज्यादा उड़ान शुरू करने की बात हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किया है वो शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुआ जो 7 वर्षों में मोदी सरकार ने उत्तराखंड के लिए करने का काम किया है। कांग्रेस की तरफ से अगर हरीश रावत हैं, 73 साल की उनकी उम्र है और वो लगातार ही अपना कैंपेन कर रहे हैं कि इस बार उनका अंतिम चुनाव है और उनको ही लाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मुझे अनुभव है और एक तरीके से अपने आप को वो क्रिकेट से जोड़ करके भी देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अनुभवी बैट्समैन हूं और इसीलिए मुझको चुना जाए। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी का देखें तो 46 साल के मुख्यमंत्री, जिनका कि ये पहला मौका रहा, लगता है कि अनुभव को जो मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी के खिलाफ हरीश रावत की तरफ से और वो अंतिम चुनाव की तरह इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उसका असर कुछ बीजेपी के इम्पैक्ट लेकर के आएगा खिलाफ में। देखिए, उनका अनुभव किस काम आया? उत्तराखंड के उनका अनुभव काम आया कांग्रेस पार्टी में रहकर भ्रष्टाचार को और जड़ तक पहुंचाने का, उत्तराखंड को लूटने का। हरीश रावत जी की सरकार में जितने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और एक नहीं 2-2 सीटों से हारना पड़ा, उत्तराखंड से उनकी सफाई हुई। अब भी उत्तराखंड की जनता भ्रष्ट नेता को नहीं चुनेगी, उन्होंने एक युवा को चुनने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड का भविष्य देखती है और अपने बच्चों का भविष्य देखती है। मोदी जी जैसा ईमानदार नेता जिसने 7 सालों में 7 पैसे का आरोप नहीं लग पाया, उनके नेतृत्व में देश और
पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से बनाया जा रहा है, खनन नीति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई उसमें भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे आरोप लगे जिसको लेकर पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया गया। तो बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार, क्योंकि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार का मुद्दा दूसरों पर उठाती रही, कांग्रेस पर या तमाम पार्टियों पर, अब अगर इस कैंपेन में कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा आप ही की पार्टी के खिलाफ भुनाने की कोशिश कर रही है तो उसके काट में या उसके जवाब में पार्टी के पास क्या है? देखिए, राजनीतिक अप्रोच, राजनीतिक आरोप लगाना बड़ा अलग बात है। आखिरकार उसमें सत्य कितना है? चुनाव आने पे आप केवल आरोप लगाने का काम करें तो जनता बड़ी समझदार है, वो समझती है कि केवल ये आरोप लगाने तक का काम किया जा रहा है, इसमें सत्य कहीं नहीं और तथ्य भी कहीं नहीं है। और उनके समय एक एक चीज के बारे में तथ्य देने का काम किया गया था, इसीलिए वो पार्टी टूटने की कगार पर आई। और कांग्रेस की तो ये हालत है कि उनके सामने निर्णय लेने वाला व्यक्ति कोई नहीं बच पा रहा है। पूरे देश भर में आप कांग्रेस की हालत देखिए, और अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 3 साल से नहीं चुन पाई। 2019 की हार के बाद अभी तक सदमे में कांग्रेस पार्टी है। 3 साल होने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। आप कल्पना कीजिए कैसे कांग्रेस पार्टी चल पाएगी। जो देश में नहीं कर पाई वो उत्तराखंड में क्या करेगी? और उत्तराखंड में तो मैंने पहले कहा, एक अनार 100 बीमार वाली हालत पहले ही है। कोई इमोशनल ड्रामा करता है, कोई ब्लैकमेल करने का काम करता है, कोई अपनी बेटी के लिए टिकट लाता है, कोई अपनी बहू के लिए लाता है। ये केवल परिवारवाद तक सीमित होकर रह जाते हैं। ये आम आदमी के परिवार के लिए कुछ नहीं करके देते। आम आदमी के लिए, जनता के लिए किसी ने किया है तो आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुफ्त में टीकाकरण भी किया, कोविड की वैक्सीन भी लगवाई, एक नहीं 2-2 लगाने का काम किया, और साथ में हर परिवार जो गरीब है, जो वंचित है, उसको मुफ्त में राशन देने का काम भी हमारी सरकारों ने किया है और आगे भी हम लोग करने वाले हैं। जब तक मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तब तक लगातार आप देख रहे हैं कि हमने ईमानदारी के साथ देश और प्रदेशों में सरकारें चलाई हैं। राहुल गांधी पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने हरिद्वार में पहले ये बात कही, उसके बाद कल हमने देखा कि उन्होंने लुधियाना में जब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे को अनाउंस किया, उस वक्त भी उन्होंने जो निशाना साधा वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। आजकल जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजा हैं और वो सिर्फ अरबपतियों के लिए राजा हैं। 2 भारत उन्होंने पैदा कर दिए हैं, एक गरीब और एक अमीर, और गरीबों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कभी कोई काम नहीं किया। लगातार वो तमाम जो उनका कैंपेन है, अब वो इसी बात पर, इसी मुद्दे पर ऐसा लगता है इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रधानमंत्री पर निशाना साधना और चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो, इसको मुद्दा बनाना, इसके जवाब में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक एंटरटेनमेंट करने वाले एक ऐसे वो व्यक्ति बन गए हैं कि जिनके कोई भी भाषण हो, सदन में हो या सड़क पर हो, वो केवल एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री पर कुछ ना कुछ बोल दीजिए ताकि अखबार में खबर छप जाए। जिस परिवार के 4 पीढ़ियों तक देश ने सेवा करने का मौका दिया हो और चारों पीढ़ियों ने, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी की और राहुल गांधी जी तक, ये काम किया, गरीबी हटाओ का नारा लगाया, लेकिन गरीबी में जनता को झोंका। गरीबों को छत नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, यानी कि पक्का मकान नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, स्वच्छ जल नहीं दे पाए, खाने के लिए 2 वक्त का राशन ना दे पाए। आप मोदी जी की सरकार आने के बाद 7 वर्षों में देखिए क्या हुआ। 3 करोड़ पक्के मकान दिए, यानी कि गरीब जो सोचता है कभी लखपति बन पाऊं, वो गरीब लखपति बना, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का पक्का मकान उसको बनाकर दे दिया, कम से कम 1.5 लाख रुपए का। दूसरा, हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम 9 करोड़ परिवारों को कर दिया है। 4 करोड़ को इस साल भी कर देंगे और अगले 2 साल के अंदर हर परिवार को नल से स्वच्छ जल देने का हम काम कर देंगे। आपदा के समय 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया तो मोदी सरकार ने किया।
देश के हर परिवार को बिजली का कनेक्शन दे दिया, हर गांव तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया, हर परिवार को 4-4 एलईडी के बल्ब दे दिए। गरीब परिवारों को यानी कि 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में दे दिया, जो आज तक नहीं हुआ था। ये सारे काम कब हुए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुए। गरीबों का तो बैंक खाता नहीं था, क्योंकि केंद्र से पैसा प्रदेश तक जाते जाते 85 रुपए खा लिए जाते थे राजीव गांधी जी के समय। ये उन्होंने स्वयं कहा। मोदी सरकार आई तो हर गरीब का बैंक खाता भी खुला। आज यहां से बटन दबाते हैं और सीधा उनके खाते में पैसा पहुंच जाता है। खाने वालों का नाम काट दिया गया है। ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। ये कल्पना करके देखिए, आज तक 70 साल में नहीं हुआ। आज बटन दबाने से गरीब के खाते में पैसा जाता है। मनरेगा का पैसा हो, आपको जो अलग अलग पेंशन लगी उसका पैसा हो, वजीफे का पैसा हो, आपको कोई राहत देनी तो उसका पैसा हो। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश आपदा के समय भी लोगों के खाते में पैसे नहीं डाल पाए। मोदी जी ने देश की 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया डालने का काम किया। 1500 रुपया उनके खाते में डाला है। 3 करोड़ वृद्ध विधवा दिव्यांग के खाते में 3,000 करोड़ डाला है। इसी तरह से जिनको और मदद चाहिए थी उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। जो व्यापारी उद्यमी थे, ऐसे 3 लाख करोड़ पहले हमने तय किया, फिर उसको 4.5 लाख करोड़ रुपया बगैर किसी का घर जमीन गिरवी रखे उनको हमने बैंकों से कर्जा दिलाने का काम भी किया है। जहां तक किसान था, किसान को 1.5 गुना लागत भी दिलाई, जो उसकी फसल का 1.5 गुना लागत दिलाई, और उससे खरीद करने का काम भी दुगना किया एमएसपी पर। ये हमने किया है। दाम भी बढ़ाए और खरीद को भी बढ़ाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी या इस तरह के जो दल हैं जो इस बार जनता को लुभाने के लिए अलग अलग वादे कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वादे कर रहे हैं, युवाओं के खाते में पैसे डालने की बात हो रही है, वो त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं इस बार उत्तराखंड का, या आपको लगता है कि फाइट सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच है? देखिए, कई राज्यों में जाने का प्रयास किया आम आदमी पार्टी ने, उनको धरातल पर कुछ नहीं मिला। केवल आकर मुफ्त 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 ऐसा नारा लगा के चले जाते हैं। जनता को भ्रमित करने की बात करते हैं। दिल्ली में इन्होंने आपदा के समय गरीबों को कहा था कि आपके परिवारों का किराया हम देंगे। किसी गरीब के परिवार का किराया उन्होंने नहीं दिया, मकान का किराया। बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने, तो मोहल्ला अस्पताल खोलने की बात, किसी एक में भी ढंग का डॉक्टर या दवाई देने का काम नहीं किया। जो पहले के समुदाय केंद्र थे वो भी पशुओं के बैठने की जगह बन गई। ऐसा दिल्ली की सरकार ने किया, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो करेंगे क्या? केवल खजाने को खाली। दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, दिल्ली जल बोर्ड मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आता है, अरविंद केजरीवाल जी के। वो पानी तक दिल्ली के लोगों को नहीं दे पाए थे, टैंकरों से जाता है, उसमें भी पैसे खाने का काम किया जाता है। ये क्या करेंगे जी, जो देश की राजधानी में नहीं कर पाए, वो पहाड़ों में जाके क्या करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की जनता समझदार भी है, जागरूक भी है। वो जानती है कि अगर जो मान सम्मान उत्तराखंड को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगाने की बात हो या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज लगाने की बात हो, अजीत डोभाल जी की बात करें या जनरल बिपिन रावत जी की बात करें, ये मोदी जी ने इन लोगों के अनुभव को देखते हुए देश की सुरक्षा के लिए इनको चुना था, ये सम्मान दिया था। और मुझे पूर्ण विश्वास है ऐसे ही हमारे जो लाखों भाई और बहन देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका उत्तराखंड के निभा रहे हैं, वो जनता को और जागरूक करेंगे और एक बार फिर कमल खिलाने का काम उत्तराखंड में करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि धर्म एक बड़ा मुद्दा बन के आ रहा है कैंपेन में विपक्ष की तरफ से। उत्तराखंड में कभी धर्म कोई एक मुद्दा बनता नहीं था, यहाँ पे बहुत पीसफुल तरीके से कैंपेन चलता था, लेकिन इस बार धर्म का मुद्दा इस चुनाव में यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप बीजेपी लगा रही है, तो बदले में कांग्रेस भी अपनी तरफ से वीडियोस वगैरह जारी कर रही है। इस बार चुनाव बदल गया है उत्तराखंड का, और जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे हटकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? कांग्रेस ने सदा बांटो और राज करो इसी पे काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति की। कभी गरीब को गरीबी हटाओ के नाम पर घेरा, उनका वोट लिया, गुमराह किया,
और कभी अलग अलग वर्गों को तुष्टिकरण के आधार पर वोट लेने का काम किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने 4 धाम के लिए सड़क बनाने का काम हो, हेलीकॉप्टर सेवा की बात हो, रेलवे योजनाओं को शुरुआत करने की बात हो, वो सब करने का काम किया। मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान वहां पर खोलने का काम किया, एम्स से लेकर बाकी सुविधाएं वहां पर देने का काम किया। इन लोगों ने केवल जाति और धर्म के नाम पर बांटकर अपना वोट बटोरने का सोचा है। जनता इसको मानेगी नहीं जी। आप देखिए, जहां पे जो मुद्दा नहीं था वहां पर जाकर वो मुद्दा खड़ा करना जनता बहुत समझती है कि कौन क्या भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस इसी में खोखली होती नजर आ रही है। ये जहां जहां गए इन्होंने यही किया है और ये इनको यहां पे कोई लाभ नहीं देगा। अगर मोदी सरकार ने काम किया है और प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने काम किया तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम किया है। रसोई गैस के सिलेंडर हो, पक्के मकान हो, पानी के पीने की सुविधा हो या 5 लाख का मुफ्त इलाज हो, आप उठाकर देख लीजिए, सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक बराबर, एक समान अधिकार मिला। जो पिछड़ा, गरीब, वंचित था उसको ये काम होने का काम हुआ है और उसमें ये नहीं देखा गया किसकी जाति और किसका धर्म। विपक्ष ने जो तमाम आरोप लगाए हैं उस पर आपने बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने की बेबाकी से हमारे तमाम जो जवाब दिए और ये बताया कि किस तरह से डबल इंजन की जो सरकार चल रही है केंद्र में और राज्य में, उसका सीधा फायदा इस बार ना सिर्फ जनता को मिल रहा है बल्कि जो मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनका जवाब भी यही है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें और तमाम जो जनता के मुद्दे हैं उनको सॉल्व करें और उनका जवाब दें।